वाराणसी में चल रही G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए किया संबोधित। कहा, ग्लोबल साउथ देशों के लिए विकास अहम मुद्दा। मुख्यमंत्री ने पद्म विजेताओं के लिए की बड़ी घोषणाएं। प्रदेश की सम्मानित विभूतियों को मिलेगी 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन। वॉल्वो बसों में कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। मुख्यमंत्री ने गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के 2600 करोड़ रुपए के कार्यों के निर्माण का किया शुभारंभ। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने पंचकुला में आयोजित चयनित राज्य स्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में 550 बच्चों को किया पुरस्कृत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हो रही G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में कोई भी देश पीछे ना छूटे। डेवलपमेंट इज ए कोर इश्यू for the global south. The countries of global south were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर हमारे प्रयास समावेशी और निष्पक्ष होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों को उन सभी देशों को वित्त उपलब्ध कराना चाहिए जो इसके लिए योग्य हैं। उन्होंने डाटा की गुणवत्ता और उपलब्धता पर जोर देते हुए कहा कि भारत में डिजिटलीकरण की वजह से क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। भारत सहयोगी देशों के साथ अपने ये अनुभव साझा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने लिंग समानता पर बात करते हुए कहा कि भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं ही विकास और बदलाव की वाहक बन रही हैं। इज क्रिटिकल फॉर मीनिंगफुल पॉलिसी मेकिंग, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन एंड effective public service delivery. Democratization of technology is an important tool to help bridge the data divide. In India, digitalization has brought about a revolutionary change. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय करनाल दौरे के अंतिम दिन आज पद्म विजेताओं के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा वासियों को प्रदेश सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन अवार्डधारियों को हरियाणा सरकार की वॉल्वो बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने वार्ड 16 और 17 वार्ड में कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनसेवा ही हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी को जनसेवा की भावना से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जो भी कार्रवाई जनता के विरोध में होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभूषण आदि जो भी है उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वोल्वो की
उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें हर की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उसका ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है। जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आदिपुरुष फिल्म के लेखक मुंतशिर से भी मुलाकात की और फिल्म का कुछ भाग भी देखा। उन्होंने इस फिल्म से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गन्नौर में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2600 करोड़ रुपए के कार्यों के निर्माण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मंडी प्रदेश के किसानों के साथ साथ फल व सब्जी उत्पादकों, आम लोगों और व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मंडी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर गन्नौर रेलवे स्टेशन है, जहां से फल, सब्जियों आदि उत्पादकों को लाने ले जाने की सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि मंडी से उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड के किसान व्यापारी मंडी का लाभ उठा सकेंगे। छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 500 एकड़ इस क्षेत्र के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है और एशिया में इतनी बड़ी मंडी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हरियाणा में बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है। फल सब्जी, इसके लिए खुला स्थान चाहिए, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इसके लिए खरीदने बिक्री करने वाले जो ट्रैफिक होता है, जो लोग आते हैं, उनके लिए खुला स्थान चाहिए, उनको ठहरने की जगह चाहिए, उनकी सब सुविधाएं चाहिए। तो ये सब सुविधाएं लेकर के हमारी जो गन्नौर मंडी है ये स्थापित होने जा रही है। तो भाई बहनों, मुख्यमंत्री ने गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों के लिए घोषणा की कि सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल गन्नौर खंड में 3,000 एकड़ में सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें वृद्धि की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजमुखी उत्पादक किसानों के लिए कुरुक्षेत्र में 4 एकड़ भूमि में तेल का कारखाना स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 20,000 मीट्रिक की होगी। प्रधानमंत्री जी का एक टारगेट है कि किसानों की आमदन को कैसे बढ़ाया जाए। हम देखते हैं अभी कल भी किसानों के लिए जो इस अगले नए वर्ष के लिए जो एमएसपी बढ़ाया है, कहीं 5%, कहीं 8%, कहीं 10%, अच्छा मूल्य कैसे मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि हर वर्ष खरीफ का अलग से, रबी का अलग से इन फसलों का जो दाम घोषित करते हैं, उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। भारत का प्रमुख ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GeM आज से आगामी 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। क्रेता विक्रेता कार्यशालाएं राज्य के प्रत्येक कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये कार्यशालाएं प्रश्नों का समाधान करने, मार्गदर्शन करने तथा जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं की कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को GeM की विशेषताओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं तथा ऑनलाइन खरीद के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी व्यापक प्रशिक्षण मिलेगा। GeM विशेषज्ञ सहायता करने तथा खरीदारों और विक्रेताओं की चिंता को दूर करने के लिए उपलब्ध होंगे। कार्यशालाएं नेटवर्किंग के अवसरों की सुविधा भी देंगी, जिससे प्रतिभागियों की संभावित भागीदारों से जुड़ने व व्यावसायिक सहयोग का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक कर रहे हैं। साइक्लोन बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए चक्रवात के संबंध में एक अलर्ट जारी किया है। तूफान वर्तमान में तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 15 जून को दोपहर तक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान के निकटवर्ती तट को पार करने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि बिपरजॉय के 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवीय और पाकिस्तान के कराची के बीच के तटों को पार करने की आशंका है।
जहां हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरवी और राजकोट में अलर्ट जारी किया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें परिषद द्वारा प्रदेश भर से चयनित 550 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए परिषद सेवाएं दे रही है। 1,25,000 बच्चों को प्रशिक्षण व सुविधाएं प्रदान करने के साथ परिषद उनके मार्गदर्शन के लिए विशेष कक्षाएं व हुनर को भी उड़ान देने में भी सहयोग कर रही है। और आज मेरा जन्मदिन और मैं बच्चों के बीच में मेरा जन्मदिन कर लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, बच्चे प्रेम के प्रतिरूप होते हैं। बच्चों से जो है हमारे देश आगे बढ़ता है, इसलिए ऐसे बच्चों को भावी दौर बनाने के लिए उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और उनको रोजगार के लिए जो नए कौशल निकालने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी यही विचार है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जो बच्चे प्रतिभा के आधार पर आगे आते हैं वो देश सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस पर उन्होंने कहा कि असहाय बच्चों को शिक्षित करने व उन्हें बाल मजदूरी से बचाने में भी परिषद अहम भूमिका निभा रही है। वीमेन जो एंड चाइल्ड वेलफेयर जो हमारी संस्था है प्रदेश की ओर से, वो भी समय समय पर जाकर के, चाहे वो दुकानों के ऊपर, चाहे होटल्स के ऊपर, मैकेनिक्स के पास समय समय पर जाकर के ऐसे बच्चों को वहाँ से हटा करके बाल कल्याण परिषद के जो स्कूल है या जो शिक्षा के केंद्र हैं वहाँ जाकर के उनको दाखिल कराना ताकि वो पढ़ सके। आज मैं समझता हूँ कि इस समय के अंदर पढ़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब तक बच्चे पढ़ लिख नहीं जाएंगे, जब तक बच्चे अच्छी तरह शिक्षित नहीं हो सकेंगे, वो अपने समाज की, अपने देश की सेवा नहीं कर सकेंगे। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ते आंदोलन को और तेज करना है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम का दायरा बढ़ाने और इसकी रोकथाम के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रत्येक वर्ष इस दिवस का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को बाल श्रम की रोकथाम और इसके स्थायी उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। आज दुनिया भर में लगभग 21 करोड़ 80 लाख बच्चे काम करने को बाध्य हैं। वे स्कूल नहीं जा पाते और उनके पास खेलने के लिए बहुत कम या न के बराबर समय होता है। कई को उचित पोषण या समुचित देखभाल भी नहीं मिल पाती। ये दिवस इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देने और बाल श्रम से मुक्त दुनिया की दिशा में काम करने के लिए विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 से 24 जून को प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीय खासे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री की आगामी राजकीय यात्रा से पहले न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट में उनके नाम की एक थाली लॉन्च की गई है। रेस्टोरेंट के मालिक श्रीपद कुलकर्णी ने वीडियो में बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए उनके नाम से थाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम मोदी जी थाली रखा गया है। उन्होंने कहा कि थाली को हमारे भारतीय लोग जिन्होंने इसे खाया है और जो व्यंजन इसमें परोसे गए हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं। इस बीच वहां मौजूद भारतीयों ने इसे खाकर कहा, ये खाना बेहद शानदार है। खिचड़ी, फिर बनाया रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़, ये सब हमने आपके लिए बनाया है। और ये हमारे
लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन पहुंची बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। कृषि विभाग की ओर से सिरसा जिले के किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसान डीएसआर मशीन की मदद से धान की बिजाई कर रहे हैं और पानी बचाने की सरकार की मुहिम में योगदान दे रहे हैं। ब्लॉक कृषि अधिकारी गुरदीप गिल ने बताया कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर किसान धान की जगह अन्य फसल की बिजाई करता है तो उसे 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाता है। किसानों ने जो सरकार की पॉलिसी आई है सीधी बिजाई पर 4,000 रुपये का भी फायदा उठाएं और जितना हो सके पानी भी बचाएं। और किसानों ने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया है। और जो वैरायटीज हैं, आज ये किसान के हम मेहमदपुरे में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो उन्होंने वैरायटी की बिजाई कर रहे हैं वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, PB 1692, उसकी बिजाई कर रहे हैं। तो किसान इसके प्रति काफ़ी जागरूक है। मेरा पानी मेरी विरासत, जिसमें कि किसानों को यदि कोई धान की जगह पे उस एकड़ में कपास बोता है या कोई और फसल बोता है तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है। योजना से लाभान्वित किसानों का कहना है कि उन्होंने धान की बिजाई मशीनों से करनी शुरू कर दी है। इससे जहां पानी की बचत होगी वहीं मजदूर भी कम लगाने पड़ेंगे। फसलों में भी बीमारियां कम लग रही हैं। सीधी बिजाई के फायदे बहुत है जिम्मेदार को। एक तो पानी की बचत, एक लेयर के लिए बार बार भटकना ही पड़ता, और सीधी बिजाई में खाद दवाई और फंगस के रोग आने की संभावना बहुत कम होती है। इसी में जिम्मेदार को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों को ये अपनी तरफ से हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीधी बिजाई करने का कष्ट करें। सीधी बिजाई असीं करी जाते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा फायदा, पानी की बचत को सरकार बहुत सहयोग दे रही है ਤੇ बहुत अच्छा काम है। इस तरह सारे बिजाई करो। सीधी बिजाई वाला 3-4 साल हो गया मैं बीजते हुए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इस बार तो हमारे यहाँ एरिया में 70% बिजाई जो सीधे बिजाई हो रही है, और इसमें भी कुछ सूखे में बीज रहे हैं, लेकिन जो बत्तर का है वो और भी बढ़िया है। पानी की उसमें और ज्यादा बचत है। सरकार भी बहुत सहायता कर रही है। अगर मिलती थी नहीं मिलती थी जी, बड़ी समस्या होती है। अब कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी हमारे जैसे जमीन में धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इससे ये फायदा होगा कि पानी की कम खपत होगी तो आने वाली पीढ़ी के ये पानी काम आएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।